13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, जिसकी कहानी सुनकर आज भी सभी की रूह कांप उठती है। एक ऐसा दिन था जिस दिन इंसानियत की शर्मनाक हार हुई। अंग्रेज शासन हमेशा से अपनी कठोर नीतियों से आम जनता को प्रताड़ित करते आए थे। बेवजह अरेस्ट, टॉर्चर, बिना गवाहों के सुने काला पानी भेज दिया जाना। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक शाम आएगी जब एक आंगन में इकट्ठे हुए निर्दोष लोगों पर मौत बरसाई जाएगी। सोचिए, एक छोटी सी जगह, चारों तरफ ऊंची दीवारें, एक ही संकरी गली से आने जाने का रास्ता, और उस रास्ते को भी अगर बंद कर दिया जाए, फिर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू हो जाए। आपके आसपास लोग गिर रहे हैं, चीख रहे हैं, लहू में लथपथ। भागने का कोई रास्ता नहीं है और आप भाग भी नहीं सकते। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर छुपाने की कोशिश कर रही है, पर एक गोली उसके सीने से गुजर जाती है। बेजुबान बच्चे जो गोलियों की आवाज भी नहीं समझ सकते थे, उनकी चीखें भी किसी ने नहीं सुनी। एक बूढ़ा आदमी पनाह ढूंढ रहा है, लेकिन हर तरफ सिर्फ मौत है। लोग गोलियों से बचने के लिए एक गहरे कुएं में कूद रहे हैं। आपको हर जगह सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, चीखें, गोलियों की आवाज और धड़ धड़ गिरती लाशें। क्या ये एक जंग का मैदान था या किसी क्रांतिकारी का अखाड़ा था? नहीं, ये तो सिर्फ एक शांति भरी जनता थी जो सिर्फ अपनी आवाज उठाना चाहती थी। लेकिन उस दिन डायर ने सिर्फ गोलियों की भाषा बोली और इंसानियत की चीखों को नजरअंदाज कर दिया। पूरे देश में खामोशी सी छा गई थी। तो क्या वजह थी कि अंग्रेज सरकार ने ऐसे कठोर कदम उठाए, या फिर पहले से ही ऐसा कुछ प्लान किया था जिसकी वजह से जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया? कहाँ थे हमारे देश के नेता और उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? कौन इसका असली जिम्मेदार था? एक एक करके हम हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। पर यह सब अचानक नहीं हुआ था। 13 अप्रैल 1919 सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि वो अंतिम गिनती थी जो पिछले कुछ सालों से शुरू हो चुकी थी। 1910 से 1920 के दशक में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से एक तरफ भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को अंग्रेजों का असली सच दिखने लगा था। और वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के मन में भी एक डर बैठने लग गया था कि अगर वो लोगों को दबाने में कामयाब नहीं हो पाए तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनकी सत्ता को खतरा हो सकता था। 1914 में दुनिया एक बड़ी तबाही के दौर से गुजर रही थी। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और अंग्रेजों को एक ताकतवर सेना की जरूरत थी। हमारा भारत, जो खुद गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसको और मजबूर किया जाता है कि वो भी अंग्रेजों की लड़ाई लड़े, जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। अंग्रेजों की लड़ाई थी जर्मनी से। एक तरफ वो भारत जैसे अनेक देशों को गुलाम बनाए हुए थे और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को गुलामी से बचाने के लिए एक खूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो मेनली कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी। मुस्लिम लीग जैसी और भी पार्टीज थी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कांग्रेस पार्टी का ही था। और कांग्रेस पार्टी में भी दो गुट बने हुए थे, नरम दल और गरम दल। दोनों में ये अंतर था कि नरम दल प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट जैसे शांति प्रिय तरीकों से स्वराज हासिल करने के पक्ष में था, जिसके बड़े नेता दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। जबकि गरम दल आक्रामक तरीकों के समर्थन में था, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे जोशीले नेता थे। अब उस समय सरकार को पॉलिसी में कोई भी चेंज लाना होता था तो वो कांग्रेस का भी फेवर लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि कांग्रेस में इतनी क्षमता थी कि वो देश की एक बड़ी आबादी को इन्फ्लुएंस कर सके। तो जब विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के पास सैनिकों की कमी होने लगी तो वो कांग्रेस के पास आए कि वो भारतीय सैनिकों को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं ने अंग्रेजों का साथ देना अपनी ड्यूटी समझा। वहीं गरम दल के नेताओं को लगा कि अगर वो युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज भी युद्ध के बाद उनकी स्वराज्य की डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन अंग्रेजों पर विश्वास करना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस युद्ध ने सिर्फ हमारे देश के जवानों को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को ही जख्म दिए। भारत ने अपने लगभग 1,30,000 से भी ज्यादा जवान इस युद्ध में भेजे थे, जिनमें से 74,000 कभी वापस लौट कर नहीं आए। और जो लौट कर भी आए
वो सिर्फ शरीर से जिंदा थे और अंदर से नहीं। लेकिन अंग्रेजों के लिए ये भी काफी नहीं था। लाखों भारतीय ने अंग्रेजों के लिए खून बहाया, पर क्या मिला? ना कोई इंसाफ, ना कोई शुक्रिया। मिले तो नए जुल्म और कानून। और इससे पहले देश में एक और हलचल शुरू हो चुकी थी। क्रांतिकारियों के देश के अलग अलग इलाकों में, खासकर पंजाब और बंगाल में कुछ दल बन चुके थे जो सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे थे। ये जो दल थे, इनके हिसाब से कांग्रेस के एफर्ट स्वराज हासिल करने में और एक लीडरशिप प्रोवाइड करने में फेल हो चुके थे, या फिर उतने इफेक्टिव नहीं बचे थे। क्योंकि जब भी कोई आक्रोश बढ़ता था तो अंग्रेज सरकार ऐसी पॉलिसीज लाती थी जिससे कि वो शांत हो जाए। जैसे 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। इसे लेकर कई साल तक काफी टेंशन का माहौल बने रहा। किसी बड़ी क्रांति के होने से पहले और कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का फेवर गेन करने के लिए 1911 में उस पार्टीशन के डिसीजन को वापस ले लिया गया था। इन दलों का मकसद था जितने भी अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके जासूस या फिर देश के जो गद्दार थे, उनकी हत्या कर देने का। इसके अलावा जगह जगह डकैतियों को अंजाम देना फंड्स इकट्ठा करने के लिए, जिसकी वजह से और ज्यादा आजादी की लड़ाइयां लड़ी जा सके और जितने भी अंग्रेजों के दुश्मन देश और संगठन थे, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का। बंगाल में एक दल बन चुका था अनुशीलन समिति के नाम से, जिसके फाउंडर प्रमोथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस थे। इनके अलावा जतेंद्र नाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और औरोबिंदो घोष भी इसके मेन मेंबर्स थे। इस संगठन ने काफी सारी डकैती और असैसिनेशन को अंजाम भी दिया था। पंजाब में लाला लाजपत राय हीरो बन ही चुके थे। इनके अलावा अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा भी थे, इन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया अंजुमन मुहिज़्बान वतन, जो अपनी जनरल भारत माता की मदद से मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन भेजते थे और जगह जगह क्रांतियों को अंजाम देते थे। तो विश्व युद्ध के टाइम पर इन क्रांतिकारी संगठनों को लगा कि सबसे अच्छा मौका है जब पूरे देश को एकजुट किया जा सकता है सभी दलों की मदद से और अंग्रेजों के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करके। क्योंकि इस समय एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि अंग्रेजी मूल के सैनिकों की संख्या सिर्फ 15,000 ही बची थी देश में। इस बीच एक और कांड को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक ग्रुप बना गदर पार्टी के नाम से, जिसके लीडर थे सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और करतार सिंह सराभा। इनका मकसद था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक आर्म्ड रेजिस्टेंस को अंजाम देने का। 1914 में एक शिप जिसका नाम कोमागाता मारू था, सिंगापुर से वैंकूवर लगभग 370 यात्रियों को लेकर जा रहा था। ये यात्री वहाँ के इमिग्रेंट्स बनने वाले थे, जिसमें अधिकतर सिख और पंजाबी मुसलमान थे। लेकिन वैंकूवर पहुंचने पर कनाडा में जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने शिप को वापस भारत के कलकत्ता पोर्ट पर भेज दिया। इन लोगों ने जब इस बात पर आपत्ति जताई तो पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें काफी सारी जानें चली गई। इस पूरी घटना ने पंजाब में गुस्से और नाराजगी का माहौल बना दिया। गदर पार्टी के लीडर्स ने डिसाइड किया कि अब वो एक हिंसक हमला करेंगे इस घटना का बदला लेने के लिए। गदर ने अपने मेन लीडर्स करतार सिंह सराभा और रघुवर दयाल गुप्ता को भारत भेजा, जिन्होंने बंगाल के रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल से इस अटैक को लीड करने को कहा। काफी डकैतियों को अंजाम दिया गया फंड्स रेज करने के लिए। 21 फरवरी 1915 का दिन तय हुआ जिस दिन एक आर्म्ड रिवोल्ट को अंजाम दिया जाना था। पंजाब के फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे किसी ने उन्हें धोखा दे दिया और अटैक की सारी प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों को दे दी थी। अथॉरिटीज ने जल्द से जल्द एक्शन लिया और जितने भी लोग शामिल थे उनको अरेस्ट कर लिया, काला पानी भेज दिया या फिर कईयों को तो फांसी की सजा दे दी। इस पूरे दौर में ब्रिटिश सरकार का ध्यान विश्व युद्ध पर था और बीच बीच में ऐसे कांड होने की वजह से वो और ज्यादा चिंता में आ गए थे, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें होते रहती थी। तो इन्हीं सब घटनाओं को काबू करने के लिए 1915 में ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया। ये एक ऐसा कानून था जिसको सजा के लिए नहीं, सिर्फ बदले के लिए बनाया गया था। इसका असली मकसद था किसी भी शब्द, व्यक्ति या संगठन को खत्म कर देना जो आजादी की बात करे, बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, बस जेल या मौत। अंग्रेजों के मन में डर इतना बढ़ गया था कि उनको हर भारतीय अपना दुश्मन ही दिखने लगा था। इस बीच भारतीयों में आजादी को लेकर जागरूकता और एकता बनाए रखने के लिए लगातार एफर्ट्स डाले जा रहे थे। 1916 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आ चुके थे और पूरे देश में घूमकर लोगों की समस्या सुनकर उनको एकजुट होने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के जुल्म का जवाब सत्याग्रह से देना सिखाया, चंपारण और खेड़ा आंदोलन के जरिए। दिसंबर 1916 में राजनीतिक नीतियों में बदलाव के लिए अंग्रेज शासन को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, जिसमें अंग्रेजी नीतियों में बदलाव लाने के लिए दोनों पार्टीज ने एक दूसरे का समर्थन किया। ये एक बड़ा झटका इसलिए था क्योंकि अब तक अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग नीतियां लाके दोनों के बीच मतभेद बनाए रखना चाहती थी। लेकिन लखनऊ पैक्ट की वजह से दोनों समुदाय के लोगों के बीच यूनिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो अंग्रेजी बेड़े में लगातार एक टेंशन और डर का माहौल बना हुआ था। बहुत सारे डिस्कशन होने लगे कि कैसे भारत में बढ़ती एकता और क्रांति की लहर को दबाया जाए। तो इसी के चलते मार्च 1919 में लाया गया रोलेट एक्ट। ये 1915 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का ही एक एक्सटेंशन था, लेकिन और ज्यादा सख्त। इस एक्ट ने अंग्रेजी नीतियों और शासन का
असली चेहरा सामने लाया। इस एक्ट का ऑफिशियल नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये एक कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था, जिसके चेयरमैन थे ब्रिटिश जज सिडनी रोलेट, इसलिए इसका नाम रोलेट एक्ट पड़ा। इस एक्ट ने एक तरह से अंग्रेजों के हर जुल्म को एक लीगल बैकिंग प्रोवाइड करती थी। ना कोई केस, ना कोई अपील, डायरेक्ट अरेस्ट और सजा। अगर किसी पर सिर्फ शक भी हो गया कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ है तो बस या तो जेल या गोलियां। और किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग्स या फिर मीडिया ऑफिस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। इसके तहत किसी भी क्रांतिकारी को मिनिमम 2 साल की सजा हो सकती थी बिना किसी ट्रायल के, और एक सीक्रेट सिटिंग में उनकी सुनवाई की जा सकती थी, जिसकी वजह से उनके पास ना ही कोई लीगल राइट और ना ही कोई अपील करने का राइट बचा था। तो मतलब भारतीयों के लिए किसी भी प्रकार के सिविल राइट्स छीन लिए गए थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी भारतीय लीडर्स थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर-उल हक, इन सभी ने रिजाइन कर दिया इस एक्ट के विरोध में। गांधी जी ने इसको एक ब्लैक एक्ट बोल दिया और पूरे देश में एक जन आंदोलन करने की गुहार लगाई, जिसमें लोगों से प्रेयर, फास्टिंग और सिविल डिसोबीडियंस प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया, इन अनजस्ट लॉज को लेकर और बेबुनियादी अरेस्ट और जेल के खिलाफ। 6 अप्रैल 1919 को यह हड़ताल होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में। हालात सबसे खराब हुए पंजाब में, यहाँ तक कि आर्मी की मदद लेनी पड़ गई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। पंजाब में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे थे। यहाँ सारी रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन और किसी भी तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम सब ठप पड़ गए थे। लाहौर के अनारकली बाजार के गलियों में तो 20,000 से ज्यादा की संख्या में लोग आ गए थे। लेकिन अमृतसर में हिंसा के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। यहाँ सभी दुकानें, किसी भी तरह का ट्रेड सब बंद कर दिया गया था। लोग अंग्रेजों के धोखे से बहुत ज्यादा नाखुश थे। 9 अप्रैल के दिन अमृतसर के 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अंग्रेज सरकार ने अरेस्ट कर लिया और एक अनजान लोकेशन में लेके चले गए। इन दोनों नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए पूरे पंजाब को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में एक बड़ा रोल निभाया था। तो जाहिर सी बात है, जब इन दोनों नेताओं का अरेस्ट हुआ तो जनता का आक्रोश और बढ़ गया था। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को रिलीज करने के लिए अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माइल्स अर्विंग के रेसिडेंस के सामने लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफी सारे आंदोलनकारी मारे गए। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने ब्रिटिश दफ्तरों पर हमला करना शुरू कर दिया, बैंक लूटने लग गए और सैनिकों के साथ साथ आम ब्रिटिश नागरिकों पर भी हमला करने लगे। मामला तब सबसे ज्यादा बिगड़ा जब मार्सेला शेरवुड, जो वहाँ इंग्लिश मिशनरी स्कूल्स को सुपरवाइज करती थी, जहाँ लगभग 600 बच्चे पढ़ रहे थे, वो जब इन स्कूल्स को बंद करवाने के लिए जा रही थी तो कूचा कुरीचन नाम की एक गली से गुजरते हुए वो गुस्साई भीड़ की चपेट में आ गई और उन पर भी हमला हो गया। जैसे तैसे कुछ लोकल भारतीयों ने उन्हें उस भीड़ से बचाया और छुपने में भी मदद की। आर्मी के लोकल कमांडर के पास जब ये खबर पहुंची तो वो बौखला गया और ऑर्डर पास कर दिया कि जो भी आदमी उस गली से गुजरेगा उसे रेंग कर जाना होगा वहाँ से। और ये भी ऑर्डर दे दिया कि कोई भी अगर पुलिस से 3-4 फुट की भी दूरी पर आएगा तो उसको पब्लिक के सामने हंटर से मारा जाएगा। अगले 2 दिनों तक अमृतसर में थोड़ी शांति थी, लेकिन बाकी पूरे पंजाब में आंदोलन जारी था। 12 अप्रैल को सरकार ने अपनी एक मीटिंग में हालत को कंट्रोल करने के लिए पंजाब में 13 अप्रैल से मार्शल लॉ लागू करने का डिसाइड किया। मतलब जितनी भी सिविल लिबर्टीज थी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रिंटिंग प्रेस, घरों से बाहर निकलने पर और एक जगह में 4 लोगों से ज्यादा असेंबल होने पर भी मनाही हो गई थी। और रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया, जिस दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और अगर कोई बाहर मिला तो उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन इस डिसीजन का अनाउंसमेंट अभी पब्लिक नहीं किया गया था और 12 अप्रैल की शाम को ही हड़ताल के लीडर्स ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज दाब खातिकन में एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में सैफुद्दीन किचलू के करीबी सलाहकार हंसराज ने प्रस्ताव रखा कि अगले दिन शाम 4:30 बजे गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग में एक बड़े लेवल में पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसको हेड करेंगे कांग्रेस पार्टी के लीडर लाल कन्हैया लाल भाटिया। इस मीटिंग में 3 बड़े मुद्दे उठाए जाने थे। अंग्रेज सरकार के द्वारा जो कठोर स्टेप्स लिए गए हैं वो, रोलेट एक्ट को वापस लेने की मांग और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को रिहा करने की मांग। सभी ने इस पर सहमति जताई और फिर मीटिंग डिसमिस कर दी। और अब आ चुका था वो दिन जो इतिहास के पन्नों में एक काला धब्बा बनने वाला था। इससे पहले एक चीज समझनी जरूरी है कि काफी इतिहासकारों के हिसाब से अंग्रेजों के मन में एक डर बैठ चुका था कि पंजाब में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो आगे जाके एक बड़ी क्रांति का संकेत दे रहे थे। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डवायर ने हर वो तरीका सोचा जिससे कि इस हलचल को दबाया जा सके। तो उनकी नजर में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था
जो इस मिशन को अंजाम दे सके, और वो था कर्नल रेजिनाल्ड हैरी डायर। माइकल ओ'ड्वायर ने कर्नल डायर को फ्री हैंड दे दिया और बोल दिया कि तुम्हें जो करना है करो और मुझसे कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीयों के मन में खौफ पैदा करो और एग्जाम्पल सेट करो कि आगे से कोई भी आंदोलन या हड़ताल करने से पहले 100 बार सोचे। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन सुबह 9 बजे अब दिन से ही जलियांवाला बाग और आसपास के हिस्सों में भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो गई थी। पास ही में गोल्डन टेम्पल भी था, तो जितने भी लोग वहाँ मत्था टेकने के लिए गए थे, वापसी में वो भी उस भीड़ का हिस्सा बनने लगे। और पिछले कुछ दिनों से अमृतसर के बाहर से भी लोग बैसाखी मेले के लिए आए हुए थे, जो बाग के पास ही में हो रहा था। सिटी पुलिस ने 2 बजे मेला बंद करवा दिया था, तो जितने भी लोग ये मेला अटेंड करने आए थे वो लोग भी बाग में असेंबल होने लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि डायर और डिप्टी कमिश्नर माइल्स ने भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, जबकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही आ गई थी। इससे साफ झलकता है कि इन लोगों ने पहले से ही कुछ सोच लिया था। लगभग 3 बजे डायर ने एक एयरक्राफ्ट के जरिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा भीड़ का अनुमान लगाने का ऑर्डर दिया और इन्फॉर्मेशन मिली कि लगभग 6000 लोग बाग में जमा हुए हैं। लेकिन ये नंबर बहुत ही कम था। आगे जाके इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में साफ पता चला कि वहां लगभग 20,000 लोग मौजूद थे। जलियांवाला बाग एक ओपन एरिया था जो लगभग 6-7 एकड़ में फैला हुआ था और करीब 10 फुट की दीवारों से घिरा हुआ था। 5 संकरे रास्ते थे जो इसमें खुलते थे, जिनको बड़े लोहे के गेट्स की मदद से लॉक भी किया जा सकता था। शाम 5:30 बजे मीटिंग शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हो चुकी थी। एक एक करके सभी मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। ठीक 1 घंटे बाद डायर अपने 50 सैनिक और 2 आर्मर्ड गाड़ियों की मदद से, जो मशीन गन से लैस थी, बाग को घेर लेता है। और बस वो समय आने ही वाला था जब मासूम लोग अपनी किस्मत से अनजान एक दूसरे को आखिरी बार देखने वाले थे। डायर जितने भी एग्जिट्स होते हैं उन पर ताला लगवा देता है ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। डायर की सैनिक टुकड़ी में सिख और गुरखा राइफल्स के जवान थे। ऐसा इसलिए कि जवान ब्रिटिश आर्मी के लिए अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे। डायर इन सैनिकों के साथ मेन एंट्रेंस से अंदर आता है और फायरिंग फॉर्मेशन में तैनात कर देता है। लोग अभी भी डायर के इरादों से अनजान थे, क्योंकि उन्हें लगा वो बस निगरानी के लिए आया है। और तभी बिना किसी वार्निंग के डायर गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। पहली गोली, दूसरी गोली, और फिर गोलियों की बौछारों के बीच पूरा अमृतसर चीखों से गूंज उठता है। लोग भागना चाहते हैं, पर भागे कहाँ? ऊंची दीवारों के बीच एक ऐसा खौफनाक मंजर था जो आज भी उन दीवारों में दबी गोलियों को देखकर महसूस होता है। एक माँ अपने 7 महीने के बच्चे को अपनी गोदी में छुपा के बचाने की कोशिश कर रही है। नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप के आगे ढाल बन के उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियों के बीच ना ही कोई छुप सकता था, ना ही कोई किसी की ढाल बन सकता था। एक के ऊपर एक, और पूरे बाग में लाशों की माने चादर बिछ चुकी थी। लोग बचने के लिए गहरे कुएं में भी कूद जाते हैं। जिस पंजाब की मिट्टी से आज तक कई वीर सपूतों ने जन्म लिया था, आज उसी पंजाब को एक ऐसा मंजर देखना पड़ रहा था। लोग भीड़ के नीचे दबकर मर रहे थे और जो बचे वो आखिरी सांस तक एक छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। डायर बस एक सिग्नल देता है और गोलियां बरसना बंद हो जाती है। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ दर्द भरी आहटें बची थी। जलियांवाला बाग अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। अब एक बार आप खुद सोचिए, कुछ लोग गुरुद्वारे से आए हैं, कुछ लोग मेले से आए हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता का और दादा दादी का हाथ पकड़कर घूमने आए हुए हैं। लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो हंसी की किलकारियां चीखों में बदलने वाली थी। इन लोगों का क्या कसूर था? इन छोटे बच्चों का क्या कसूर था? घायल लोग रेंग रेंग कर अमृतसर की गलियों में मदद की गुहार लगाते रहे। इतना सब हो जाने के बाद भी डायर ना किसी को मदद करने देता है और न खुद मदद करता है, ये बोलकर कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं। इस दुखद घटना के बाद सरकार पूरी कोशिश करती है कि इसकी खबर बाहर न निकले और अखबारों में गलत आंकड़ा बताया गया कि सिर्फ 200 लोग ही मारे गए हैं, और उल्टा ये बोल दिया गया कि यह आंदोलनकारियों का एक वायलेंट अटैक था सरकार के खिलाफ। कम से कम 20,000 लोग उस दिन जलियांवाला बाग में असेंबल हुए थे और लगातार 10 मिनट तक 50 सैनिकों की राइफल से गोलियां चलती रही। बाद में कई अनऑफिशियल सर्वेस और इतिहासकारों की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बताया गया था। कम से कम 1000 से 1500 लोग मारे गए और 2000 लोग से ज्यादा घायल हुए थे, लेकिन इसका कभी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। इसके कुछ टाइम बाद तक पंजाब में मार्शल लॉ और ज्यादा सख्ती से लागू किया गया। हजारों लोगों को अरेस्ट भी किया गया और कई लोग मारे भी गए। लेकिन जब धीरे धीरे खबर बाहर पहुंचने लगी तो जगह जगह आक्रोश भी फैलने लगा। मई 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर विंस्टन चर्चिल ने इस घटना की कड़ी निंदा की। 6 महीने बाद जाकर एक ऑफिशियल कमेटी बनाई गई विलियम हंटर के सुपरविजन में, जिसको इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी डायर को दोषी तो माना,
लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया गया। चर्चिल के कहने पर ब्रिटिश कैबिनेट ने सहमति जताई कि डायर को उसकी पोस्ट से निकाला जाए। मार्च 1920 में डायर ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया और रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट और उसके बाहर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डायर को सपोर्ट किया और उसके लिए 26,000 पाउंड का फंड भी इकट्ठा किया। इसमें एक बड़ा नाम था रुडयार्ड किपलिंग का, जो अपनी जंगल बुक किताब के लिए आज भी फेमस है। किपलिंग को ये हमेशा से लगता आया था कि ये व्हाइट कलर्ड रेस की ड्यूटी है कि वो भारत जैसे और भी पिछड़े देशों को सिविलाइज करे। महात्मा गांधी ने इस पूरी घटना की निंदा और दुख जताते हुए अपनी केसरियन की उपाधि को वापस करते हुए जलियांवाला बाग में हुए अन्याय और रोलट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में 1920 में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने की घोषणा की। इन सब के बीच एक वीर शहीद को याद करना बहुत जरूरी है, सरदार उधम, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने तरीके से एक इंसाफ की लड़ाई लड़ी। उन्होंने ठान लिया था कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डवायरी है, तो इसको अंजाम देने के लिए वो सालों ट्रेनिंग और प्लानिंग करते रहे। 13 मार्च 1940 में लंदन के कैक्सन हॉल में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने माइकल ओ डवायर को गोली मार दी। 31 जुलाई 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजी शासन का असली चेहरा सामने आया, जिसने सभी भारतीयों की आंखें खोल दी और दिखाया कि उन पर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। इसी का एक एग्जाम्पल 24 साल बाद हुई बंगाल की भुखमरी में भी देखने को मिला, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बताया है कि कैसे अंग्रेजी पॉलिसीज की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। जलियांवाला बाग की दीवारों में आज भी वो दर्द महसूस किया जा सकता है और वो चीखें आज भी सुनी जा सकती हैं। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे सिर्फ याद रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि समझना भी जरूरी है कि सत्ता जब जनता की आवाज को दबाने लगे तो न्याय और सत्य के लिए खड़ा होना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाता है।